भारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम यहाँ बिहार एसएससी के 75 प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि 40 प्रश्न जनरल नॉलेज के, 10 करंट अफेयर्स के और 25 साइंस के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? अर्थात पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, इसका मूल कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के चारों तरफ, जैसा कि आप लोग को पता है कि पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वायुमंडल टिका हुआ है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन अधिकांश ग्रहों के पास वायुमंडल तो है, लेकिन बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। इसका कारण यह है कि बुध ग्रहों में सबसे छोटा है और उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो इस कारण वहाँ कोई भी उसके सतह पर गैस टिक नहीं पाता है, पलायन कर जाता है अंतरिक्ष में। अगर पृथ्वी के पास ये पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो इसके चारों तरफ सघन वायुमंडल नहीं होता, आज हम ऑक्सीजन के रूप में सांस नहीं ले पाते और जो भी गैस है अंतरिक्ष में पलायन कर जाता। तो यहाँ पर आप आंसर के नीचे कुछ यहाँ पर लाइन लिखे हुए हैं, जिस पर भी ध्यान दें कि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, इस बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी से टिका हुआ है, अंतरिक्ष में नहीं उड़ता है। बुध पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इस कारण वहाँ वायुमंडल नहीं है। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह टाइटन है, जहाँ सघन वायुमंडल पाया जाता है। जैसा कि तुम लोग जान रहे हो कि उपग्रह टाइटन का चर्चा यहाँ पर है, जो शनि का उपग्रह है। तो सौर मंडल में ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं और ज्यादातर अधिकांश उपग्रहों के पास वायुमंडल नहीं है। सिर्फ एकमात्र उपग्रह है टाइटन शनि का, जिसके पास वायुमंडल है। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा में जौगढ़ एक स्थान है जहाँ पर एक शिलालेख है जो सम्राट अशोक से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखा जाए तो 2 होगा, अशोक का शिला अभिलेख स्थल। जौगढ़ और धौली दोनों उड़ीसा में ही स्थित है और दोनों सम्राट अशोक से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि अशोक अपने आदेश को जारी करने के लिए शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख और लघु शिलालेखों का सहारा लेता था। तो कुल उनके द्वारा जो है 33 अभिलेख जारी किए गए थे, जिसमें कि 14 शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे और 3 गुफा लेख थे और अन्य जो थे वो लघु शिलालेख थे। तो यहाँ पर प्रश्न जो है, उड़ीसा में जौगढ़ ऐतिहासिक स्थल है जो जहाँ पर अशोक का शिलालेख स्थित है। हालांकि आप लोग को पता होगा कि अशोक अपने शिलालेखों में 4 लिपियों का उपयोग किया था, जिसमें कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। तो अगर देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत में अनेकों स्थान पर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा उसी के हैं। और खरोष्ठी लिपि का देखा जाए तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मानसेहरा और शहबाज गढ़ी का अभिलेख दोनों खरोष्ठी लिपि में है। उसके अलावा अरमाइक लिपि और ग्रीक में, अरमाइक और ग्रीक दोनों में मिला हुआ कंधार अभिलेख है। इसके अलावा अरमाइक लिपि में एक अभिलेख और देखा जाए तो वो है लघुमान अभिलेख। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 2 होगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉलेट अधिनियम 1921 समेकित रूप से क्या था? रॉलेट अधिनियम के बारे में आप लोग सुने होंगे कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक काला कानून था। इसीलिए यहाँ पर आप नीचे सॉल्यूशन में देखिएगा कि रॉलेट अधिनियम जो है, इसका आंसर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 होगा। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, मुक्त क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए ही लाया गया था कि अगर कोई इस प्रकार के गतिविधि में संदिग्ध पाया जाए तो उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल जेल में रखा जा सके। यानी कि अंग्रेजों का एक प्रकार से मनमानी वाला कानून था। इसी लिहाज से आप दूसरे नंबर में देखेंगे, हालांकि ऊपर से ही देखें, रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून कहा गया। इसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और 2 बरस तक बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी। हालांकि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और विरोध करने में गांधी जी भी अग्रणी थे। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा इस रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल बुलाया गया था और इस घटना में सभा भी हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग में। तो वहां पर गोलीकांड के वजह से एक बड़ा हत्याकांड घटित हो गया। तो देखा जाए तो बहुत ही काला कानून और अंग्रेजों के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए इस कानून को लाया गया था। तो इसका आंसर 4 होगा।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की महाद्वीपीय भू-सतह क्रस्ट में प्रचुरता मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन है? तो जैसा कि तुम लोग सुना होगा कि खनिज और अयस्क ये दोनों के बारे में सुने होंगे। हालाँकि इस प्रश्न का आंसर जो है कि भू-क्रस्ट में प्रचुरता मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन है? तो इसका आंसर होगा फेल्डस्पार। जैसा कि आप लोग उत्तर के सेक्शन में देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो खनिज है वो फेल्डस्पार है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं 51% है और इसमें भी फेल्डस्पार का एक प्रकार होता है प्लेगिक्लेस फेल्डस्पार 39% और बाकी अल्कली फेल्डस्पार होता है। तो कुल मिला के 51% होता है। 39 प्लस अगर हम 12 करें तो 51% होगा। इसके अलावा क्वार्ट्ज़र और पायरोक्सिन्स 11% होते हैं। तो यहाँ पर इस अगर प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो फेल्डस्पार होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वैशाली का हम लोग प्राचीन इतिहास में चर्चा इस कारण से पढ़ते हैं कि वैशाली में गणतंत्र मौजूद था। जैसे कि आज का भारत हमारा एक गणतंत्रात्मक देश है, भारत में गणतंत्र मौजूद है। गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जहाँ का शासक चुना गया है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनने वाला व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। लेकिन जनता के द्वारा या किसी संगठन समूह के द्वारा यदि शासकों का चुनाव किया जाए तब उस स्थिति में उसे गणतंत्र कहते हैं। तो देखा जाए तो जैसे उदाहरण के तौर पर भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। लेकिन हम ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की महारानी है वो तो उसका चयन नहीं होता, उसका चुनाव नहीं होता है। इस कारण से ब्रिटेन को हम गणतंत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन लोकतंत्र है। चाइना में आप देखिए उसके विपरीत क्या है कि चाइना में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पोलित ब्यूरो के सदस्य चुनते हैं, उनका चुनाव होता है, तो वो गणतंत्र है। लेकिन आम लोगों को वोटिंग में यानी कि मतदान में भागीदारी नहीं है, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है। तो दुनिया में तीनों चीजें मौजूद है। भारत गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। चाइना जो है गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। तो इसी तरह से देखा जाए अगर हम यहाँ पर देखें महाजनपद के संबंध में, तो मगध जो है एक शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन वैशाली का जो प्रशासन था वो दूसरे प्रकार का था। तो आप यहाँ से देखिए कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा गण या संघ होगा, यानी कि वैशाली जो है अपने प्रशासन को गण या संघ के माध्यम से चलाता था। तो देखिए इधर नीचे जो डिटेल सॉल्यूशन है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र इन दोनों में मिलता है। जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद का संदर्भ यहाँ ये है कि हमारा प्राचीन भारत 16 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें प्रत्येक को महाजनपद कहा जाता था। उसमें जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, लेकिन वैशाली का उल्लेख गणतंत्र व्यवस्था के वजह से मिलता है। हालांकि 16 महाजनपद में 14 में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था, जिसमें कि बज्जी और मल। मल का राजधानी यहाँ जो होगा कुशीनगर होगा, या किताबों में कुशीनारा लिखा होता है, तो दोनों अपने आप में सही है। अब वैशाली का जो व्यवस्था है वो अद्भुत कैसे था, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो वैशाली जो है अर्थात बज्जी बज्जी संघ में जो शासक का चुनाव होता था वो 7707 कुलीन व्यक्तियों के द्वारा या राजाओं के समूह के द्वारा किया जाता था। अर्थात शासक का चुनाव होता था, ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा नालायक हो तो वो ही राजा बन जाएगा। यहाँ योग्य व्यक्ति को शासक बनाया जाता था। ये हमारे देश का एक अद्भुत प्राचीन विरासत के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जिससे कि पूरा दुनिया इस बात से अवगत हुआ कि गणतंत्र व्यवस्था क्या होता है। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो जैसा कि तुम लोग जानता होगा कि अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। तो इसमें 19 के बी में किसी भी पेशे का अभ्यास, ई में संघ बनाने का, जी में शांतिपूर्वक। इसमें देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा 4, क्योंकि 19 के ए में है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसा कि आप नीचे सॉल्यूशन में आप देखें कि 19 के ए में बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सही सुमेलित है। 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होना। 19 के सी में संघ या संगठन बनाने का, अर्थात पहले आप बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान दीजिए, दूसरा शांतिपूर्वक एकत्र होने का बिना हथियारों का, तीसरा 19 का सी में संघ या संगठन बनाने का। 19 के डी में निम्नलिखित में कहीं देश में कहीं भी आवागमन का स्वतंत्रता है। 19 के में निवास करने का स्वतंत्रता है। 19 के जी में देश में कहीं भी व्यापार और वाणिज्य
यानी कि पेशा चुनने का स्वतंत्रता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 19 का ए का जो मिलान है वो सही है, तो 6 का आंसर यहाँ 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि सीवी रमन भारत के एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे, भौतिकविद थे, और इनके द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन प्रभाव वास्तविक में प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश का प्रकीर्णन तुम लोग को पता होगा कि जब भी प्रकाश की किरणें धूल कण गैस से टकराती है तो छितरा जाती है, और छितराने के बाद छितराने की जो घटना है उसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इसी प्रकीर्णन के वजह से ही आकाश का रंग नीला है, और उसी नीले आकाश का जो प्रतिबिंब है समुद्र में बनता है तो उसका पानी भी नीला नजर आता है, या वहां भी एक हद तक प्रकीर्णन जैसी घटनाएं होती है। तो यहाँ पर सीवी रमन का जो योगदान है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में वो इस बात से है कि 28 फरवरी 1928 को उनके द्वारा रमन प्रभाव दिया गया था, और रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। यदि प्रकाश की किरणें धूल कण से टकरा के छितराती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के छितराने की ही घटना है। इस क्रम में तुम लोग को पता होगा कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं वाइव गियोर, जिसमें कि अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो अगर विचलन को देखा जाए तो विचलन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्घ्य के। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो इसका विचलन सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडिगो का, फिर ब्लू का। तो इन तीनों का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात अगर सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंग वाले प्रकाश यदि वायुमंडल के धूल कण गैस से टकराते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वो उसका होगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वायलेट का, इंडिगो का और ब्लू का। तो इन तीनों का जो अपीयरेंस है वो नीला होता है, इस कारण से आकाश का रंग नीला नजर आता है। तो सीवी रमन का जो रमन प्रभाव का योगदान है इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस खोज के दिन को मनाने का निर्णय लिया गया, और इस वजह से आप लोग को पता होगा कि सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेराब निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? जैसा कि तुम लोग जानता है कि भारत एक विविध संस्कृति परंपरा का देश है। हर राज्यों के अलग वेशभूषा, नृत्य, खाने पीने की जो प्रणाली है वो अलग है। इस कारण से भारत में अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य भी हैं। तो चेराव जो लोक नृत्य है एक पारंपरिक लोक नृत्य है, कहाँ का? मिजोरम का। चेराव लोक नृत्य में इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है, और इसमें पुरुष, जैसे कि पुरुष है जो जमीन पर ऐसे आप देख रहे होंगे कि बांस का डंडी को लयबद्ध तरीके से खोलते हैं और बंद करते हैं, अर्थात उसको सटाते हैं और फैलाते हैं, और महिलाएं उसमें पैर अंदर डाल के आगे बढ़ती हैं नृत्य के तौर पर। तो आप ये समझिए कि मिजोरम में ये नृत्य जो है प्रचलित है, और मिजोरम का सबसे पुराना और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा 1 मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? जैसा कि तुम लोग जानता है कि भारत में अभी पूर्ण साक्षरता प्राप्त नहीं किया गया है। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, या बच्चों को स्कूल में आकर्षित करने के लिए मिड डे मील योजना, जिसको आजकल पीएम पोषण योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य स्तरीय प्रयास भी किए गए हैं। पोशाक योजना, साइकिल योजना, अनेकों योजना चलाए गए हैं। तो इस क्रम में देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो कुल साक्षरता है वो 74.04% है, अर्थात इसका आंसर 4 होगा। इसमें कि पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। और चूंकि बिहार के परीक्षाओं में अगर आपको देना है तो ये भी ध्यान रखना है कि बिहार का जो साक्षरता है 2011 के जनगणना के अनुसार वो 61.80 है, जो कि भारत में सबसे कम है। ये तो बेहतर बात नहीं हुआ कि सबसे कम है, जबकि यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा जनरल का तैयारी करते हैं और शहरों में एक तरह से भीड़ देखा जाता है। और पुरुष जो है इन 61.80% बिहार का साक्षरता है, उसमें पुरुष 71.20% और महिला 51.50%, यानी कि पुरुष 71.20% और महिला 51.50% साक्षर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि गहरी ढलान यहाँ पर है, घाटी का रूप में है। तो इसमें दिखा है कि शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है, अर्थात नीचे का जो क्षेत्र देखा जाए तो यही संरचना मौजूद है। तो इसका आंसर जो होगा दर्रा होगा। अब इसके व्याख्या देखिए कि पर्वतों के बीच संकरे प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, जिसका उपयोग आवागमन, व्यापार और सैनिकों के आने-जाने के लिए किया जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ऊँचा जो जहाँ पर मोटरेबल जो पास है यानी मोटर जो दर्रा है, उमलिंगला है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और हालाँकि देखिए प्रश्न में और इस चित्र में देखने पर ऐसा लगता है कि ये गॉर्ज है, तो गॉर्ज और दर्रा में थोड़ा फ़र्क होता है। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रश्न के विकल्पों के लिहाज से इसका आंसर 3 ही होगा, दर्रा ही लिया जाना चाहिए। और भारत में तो मैं जानता है कि बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें कि सभी पहाड़ी राज्यों में कहीं न कहीं दर्रे मौजूद हैं। तो उन दर्रे भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि परीक्षा में भी पूछे ही जाते हैं कभी-कभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि बच्चों के विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने और सीखने का कार्य बच्चों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कारखाना में काम करवाने का जो है प्रचलन नहीं होना चाहिए। तो संवैधानिक स्थिति भी देखें तो अनुच्छेद 24 के तहत बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है और इसका उत्तर जो है एक होगा, 14 से कम वर्ष के उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 14 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाना, खदान और किसी खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना कब की थी? तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि 1950 के दशक में ही भारत सरकार के द्वारा कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख अकादमियों का स्थापना किया गया। संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है ललित कला अकादमी के बारे में, तो ललित कला अकादमी का जो आंसर होगा इसमें इस लिहाज से 1954 होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी भी महत्वपूर्ण है। संगीत नाटक अकादमी 1953 और साहित्य अकादमी 1954। आइए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऐसे 1907 का सूरत अधिवेशन तुम लोग को पता होगा कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था, नरमपंथी और गरमपंथी में। लेकिन यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हालांकि सही उत्तर में विकल्पों में नाम सही नहीं है, लेकिन बावजूद अगर राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों को देखा जाए अर्थात क्रांतिकारियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का जो है देखा जाए, तो इस हिसाब से उस सम्मेलन का जो है अध्यक्षता श्री अरबिंदो के द्वारा जो है किया गया था। लेकिन इस प्रश्न में तो वैसा है नहीं। इसका आंसर लेकिन श्री अरबिंदो होगा। इसको आप एक लाइन में ऐसे समझिए कि 1907 में जो गरमपंथी थे, क्रांतिकारी थे, उनके सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो श्री अरबिंदो के द्वारा किया गया था। श्री अरबिंदो के बारे में तुम लोग को पिछले जो 2 सेट का सॉल्यूशन हमने किया उसमें भी बताया था कि श्री अरबिंदो जो है अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में एक क्रांतिकारी थे, बाद में वो एक योगी सन्यासी बन गए थे। तो उस दौर में 1907 के दौर में वो क्रांतिकारी ही थे और इनके द्वारा 1906 में जो है तुम लोग को पता होगा कि अंग्रेजी में वंदे मातरम पत्रिका और 1909 में कर्मयोगी और धर्म, ये 2 अन्य पत्रिका चलाया गया था और एक पुस्तक भी द लाइफ डिवाइन, तो जो 1939 में जारी किया गया था। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 2 होगा, 13 का। निम्नलिखित में कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिशूल मिसाइल है
और ये भी है कि जमीन से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर, तो इसका आंसर होगा त्रिशूल। त्रिशूल मिसाइल जो है एक कम दूरी का मिसाइल है, जमीन से हवा पर मार करने वाला मिसाइल है, रेंज मात्र 9 किलोमीटर है। अग्नि आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और के 5 जो है, के 5 सागर का ये पानी के भीतर से पनडुब्बियों से छोड़ा जाता है और पानी के भीतर से सतह पर मार करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको कहीं से भी छोड़ सकते हैं, जल थल वायु तीनों से इसको छोड़ा जा सकता है। तो जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल यहाँ पर होगा त्रिशूल। और जहाँ तक ब्रह्मोस का सवाल है, तो ब्रह्मोस जो है जल से, थल से और वायु ये तीनों से छोड़ा जा सकता है। के 5 सागर का ये पानी के भीतर से इसको छोड़ेंगे या जल के अंदर से इसको छोड़ेंगे। और अग्नि जो है ये सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह जो है इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक। 15 नंबर का प्रश्न, मलमपुझा बांध किस जगह पर स्थित है? मलमपुझा बांध जो है केरल के पल्लाकड जिले में है और मलमपुझा नदी भरतपुझा की सहायक नदी है। इस बांध का निर्माण 1949-1955 में किया गया था। तो पूछा है कि मलमपुझा बांध जो है किस जगह पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा पालाकाड। और इसका जो है ना व्याख्या में आप देखिए कि इसका निर्माण 1949 से 1955 के बीच किया गया था। केरल का, इसके द्वारा केरल का सबसे बड़ा जलाशय रिजर्वायर बनाया जाता है और इसके पास एक प्रसिद्ध रॉक गार्डन भी है। हालांकि इसमें इसका हाइट नहीं दिया है, हाइट जैसा कि आप संदर्भों में देखेंगे तो 155 मीटर होगा। इसका लंबाई जो है 1849 मीटर है। तो मलमपुझा बांध जो है केरल में, केरल के पालाकाड जिले में है। लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है? तो लावा जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, मैग्मा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए अवस्था में होता है और जब ऊपरी सतह पर आता है तो लावा का रूप ले लेता है और बाद में जमने से चट्टान का निर्माण करता है। अगर लावा या मैग्मा पृथ्वी के सतह के ऊपर जम जाए तो उसे बेसाल्ट कहेंगे और पृथ्वी के सतह के नीचे जमेगा तो उससे ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होगा। तो ये दोनों आग्नेय चट्टान है, लेकिन एक जो है पृथ्वी के सतह के नीचे जमने से बनता है और एक पृथ्वी के सतह के ऊपर जमने से बनता है। तो लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर पूछा जाए प्रथम, तब इसका आंसर तो जीवी मावलंकर होगा, लेकिन यहाँ प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष पूछा गया है तो इसका आंसर होगा एम अनंत सैनम अयंगर। और जीवी मावलंकर का कार्य 1952 से 1956 के बीच था, इनका भी कार्यकाल 1952 से 56 के बीच ही था। तो यहाँ पर देखा जाए तो एम अनंत सैनम अयंगर होगा इसका आंसर। 18 नंबर, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि भारत में बहुत पहले से पंचायत प्राचीन काल से ही या जो हमारा मध्यकाल था, इन सब में पंचायत मौजूद रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन के तौर पर मौजूद है, तो इसका संविधान में स्थिति अगर हम देखें तो संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के क से न तक। और ये भी पता होगा कि पंचायत व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। इस क्रम में पहला पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में बना था और उसके बाद जो है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर प्रखंड में बना था दूसरा पंचायत। लेकिन 1992 में आप लोग को पता होगा कि संविधान का 73वां संशोधन लाया गया था, जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक अंग बना दिया गया और सभी राज्यों को लागू करना इसे मैंडेटरी कर दिया गया। इस स्थिति में देखें तो पंचायत जो है त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय और 2 स्तरीय, इसकी तीनों व्यवस्थाएं मौजूद है। हालांकि बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत है और 4 स्तरीय में जिला परिषद, आंचलिक परिषद, ग्राम पंचायत और अंचल पंचायत, ये 4 स्तर इसके होते हैं। लेकिन जिन राज्यों में आबादी 20 लाख से कम है, जैसे कि गोवा, मणिपुर, सिक्किम, यहाँ पर 2 स्तरीय पंचायत है। दिल्ली में पंचायत नहीं है, एक तरह से नगर निगम क्षेत्र है। और कुछ वैसे राज्य हैं जिसमें कि पंचायत शुद्ध रूप से मौजूद नहीं है, उसके स्थान पर ट्राइबल काउंसिल है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायत के स्थान पर ट्राइबल काउंसिल यानी कि जनजातीय परिषद है। तो
भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा दिल्ली। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध तुम लोग जानता होगा कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, तो 19 का आंसर यहाँ पर 3 होगा। इसके बारे में 1-2 दिन पहले भी प्रश्न आया था कि बाबर से जुड़े हुए प्रश्न थे। तो बाबर के बारे में तुम लोग को पता होगा कि बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें कि पहला आक्रमण जो है उसके द्वारा बाजौर, जो आजकल उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के क्षेत्र में है, वहाँ किया गया था और उसके बाद भेरा पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद 3 आक्रमण और हुए थे। 5वां जो आक्रमण था वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, वो हुआ था। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। उसके बाद 1528 में आप लोग को पता होगा कि हाँ, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। फिर 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ये सभी युद्ध आपको हम बता चुके हैं, ध्यान में होना चाहिए। 19 का आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के लिहाज से अगर देखें तो सबसे नंबर 1 तो भारत ही होगा, दूसरे नंबर पर चीन होगा, तीसरा नंबर पर इंडोनेशिया। तो कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। तो इसका आंसर हम लोग कांडला लेंगे 4। और आप लोग जानते हैं कि बंदरगाह और उसके नए नाम भी आप ध्यान में रखिए, जैसे कि कोलकाता बंदरगाह का नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन्नौर का कामराजार और तूतीकोरिन का बीओ चिदम्बरनार। तो ये सब होने चाहिए ध्यान। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, उसे कहा जाता है। तो चंद्रमा पतला होता रहता है, यानी कि चंद्रमा पूरा होता है, घटते जाता है, घटते-घटते कम जाता, यानी कि आप ऐसे समझिए कि अमावस्या में काफ़ी जो है इसका साइज़ कम होता है, घूप अंधेरा होता है, फिर धीरे-धीरे उसका आकार बढ़ता है और पूर्णिमा में जाकर पूर्ण हो जाता है। अब पूर्णिमा के बाद फिर अगले 15 दिन तक घटता है, घटता जाता है अमावस्या तक। तो इस तरह से चंद्रमा का आकार जो है वो चेंज होता जाता है और उस कारण अब इसमें सुपर मून जो होता है, अगर सुपर मून जो होगा तो उस समय चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। तो पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन तक चंद्रमा जो है पतला होता रहता है और फिर अदृश्य हो जाता है, तो उसे कहा जाता है चंद्रमा की क्षयमान अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म के 2 पंथ होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये जो पर्व है जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है पर्युषण पर्व, और पर्युषण पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है जैनियों के द्वारा इंद्रियों पर विजय पाना। इंद्रियों पर विजय पाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो इस लिहाज से इसका आंसर 1 होगा। 1916 के लखनऊ समझौता से की का महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था? तो 1916 के लखनऊ समझौता से आप लोग परिचित होंगे कि जैसा कि विकल्प इसमें दिए गए हैं कि कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनाव में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं थी। नहीं, ये तो कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के निर्वाचन की मांग को मान लिया, इससे कारण बंगाल विभाजन हुआ। नहीं, बंगाल विभाजन तो 1905 में ही हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने के लिए। इसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरी और अधिक बढ़ा दी। नहीं, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था और कांग्रेस पहला बार मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को मांग लिया और ये भी मान लिया कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और मुसलमानों की तरफ से एक राजनीतिक दल है। 4 नंबर का विकल्प है, इसने कांग्रेस को उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। हाँ, कांग्रेस के जो उदारवादी थे अर्थात नरमपंथी और जो कट्टरपंथी यहाँ कहा जा रहा अर्थात गरमपंथी थे, ये दोनों मिल गए थे। तो इसका परिणाम ये हुआ 1916 के लखनऊ समझौता का कि गरमपंथी और नरमपंथी में समझौता हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न है 25। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बीएचयू उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और बीएचयू पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहलाता था, जिसका स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको बीएचयू में परिवर्तित कर दिया गया। और बीएचयू के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी का पहला सार्वजनिक उपस्थिति हुआ था। पहला सार्वजनिक उपस्थिति अगर देखा जाए महात्मा गांधी का, तो बीएचयू के उद्घाटन के समय हुआ था। हालांकि महात्मा गांधी तुम लोग जानता होगा कि 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, जिसमें कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसके याद में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। और इसका पहले नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, जो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। और 1916 में इसे बीएचयू में चेंज कर दिया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और इसके उद्घाटन समारोह में पहली गांधी जी की सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी। उसके बाद 1916 में तुम लोग जानता है कि गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में गए थे, जहां पर बिहार के ही राजकुमार शुक्ला जो है उनको तिनकठिया प्रथा खत्म करने के लिए चंपारण आमंत्रित किए थे। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में कौन सी गैसें होती है? तो हवा में गैसों के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और CO2 0.04%। तो इस लिहाज से देखा जाए तो विकल्पों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे बेहतर आंसर तो एक ही होगा, 26 का। तो 26 का यहाँ पर देखा जाए तो एक आंसर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी इससे हाइड्रोजन बहुत कम है, तो ये सब विकल्प नहीं होंगे। वो तो हाइड्रोजन जो है बहिर्मंडल में है, नीचे के क्षोभ मंडल में है ही नहीं। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। तो इसका आंसर 4 होगा, ब्रेल लिपि, जिसका खोज 1820 में लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। इसमें 6 उभरे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। तो अंधे लोग जो होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनको इससे पढ़ने में मदद मिलती है। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? तो जैसा कि तुम लोग जानता है कि बिहार का सीमा तो चीन, बांग्लादेश, भूटान से नहीं लगता है, हमारा पड़ोसी, हमारा भाई नेपाल से लगता है। तो इसमें इसका आंसर जो होगा नेपाल होगा। और जैसा कि तुम लोग जानता है कि नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं। कितने जिले? 7 जिले इसमें लगते हैं। जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फिर यहाँ पर जो है अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जो है बिहार के, जो 7 जिले हैं वो इस तरीके से लगते हैं, है ना। और अगर इसमें देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है उसका लंबाई आप लोग को पता होगा कि 1651 किलोमीटर है। और बिहार के साथ यदि हम लोग सीमा देखें कि नेपाल और बिहार का जो 7 जिलों का सीमा जो लगता है, ये 726 किलोमीटर या 729 किलोमीटर, मतलब 726 किलोमीटर से 729 किलोमीटर के डाटा आप देखेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को किसके लिए मनाया जाता है? HIV के लिए, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जैसा कि 5 मई है, तो 5 मई के बारे में आप लोग को पता होगा कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में क्या धुएं और कोहरे से बना है? धुआं का मतलब यहाँ स्मोक है, कोहरा का मतलब फॉग है, दोनों मिलेगा तो बनेगा स्मॉग। स्मॉग का हिंदी धुंध होता है। तो फॉग मीन्स यहाँ पर कोहरा और स्मॉग मीन्स धुंध। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जैसे ये धुआं है अर्थात स्मोक है, और यहाँ पर कोहरा है अर्थात फॉग है। तो आप ये समझिए कि धुआं और कुहासा दोनों मिलता है तो यहाँ पर बन जाता है धुआंसा। यानी कि धुआंसा जो है तो उसको धुंध कह सकते हैं। तो स्मोक प्लस फॉग बराबर स्मॉग।
तो धुएं और कोहरे से क्या बनेगा? धुंध बनेगा, स्मॉग बनेगा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वैसे प्रशांत महासागर में ही है। जैसे कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपको पता होगा कि हवाई द्वीप पर किलाउ ज्वालामुखी है। इसके अलावा मोना लोआ का नाम तुम लोग सुना होगा, तो वो भी ज्वालामुखी सक्रिय ही है। प्रशांत महासागर का चारों तरफ जो प्रशांत की जो अग्नि मेखला है उस पर आप ऐसे समझिए कि दुनिया का करीब 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो प्रशांत क्षेत्र में जो है ये ज्वालामुखी मौजूद है बहुत ज़्यादा। तो पूछा है कि सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास होगा। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? आंसर आप लोग को पता होगा, सरोजिनी नायडू, क्योंकि इनकी आवाज कैसा है? कोयल जैसा। और इनके द्वारा बहुत सारे कविताएं लिखी गई है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द ब्रोकन विंग 1912 में। इनके जन्म दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये भी तुम लोग को पता होगा कि पहली भारतीय थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर में, और 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। तो सरोजिनी नायडू अपने आप में उनको एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर देखा जाता है। और ये भी था कि गांधी जी के साथ भी आंदोलन में वो सक्रिय रहे हैं। तो एक महानतम स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर आप उन्हें मान सकते हैं। बिजली, बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी कारण बनती है बिजली का। बारिश से पहले तुमने देखा होगा कि कभी बादल गड़गड़ाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ और रोशनी उत्पन्न होता है। तो इसका मूल कारण क्या है? आप ये समझिए कि बादल में जो है दो चीज़ होते हैं, जल का कण और बर्फ का कण। ये आपस में टकराते हैं तो इनके बीच फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के बाद क्या होता है कि बादल में ऊपर में धनावेश बनता है और नीचे में ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब धनावेश और ऋणावेश दोनों मिलेगा तो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने से प्रकाश उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजली का कड़कना। तो बादल में ऊपर में धनावेश उत्पन्न होता है, जहाँ पर आप ये समझिए कि जल के कण और बर्फ के कण आपस में टकराते हैं। तो बादलों के जो ऊपरी सतह होते हैं वहाँ पर धनावेश और निचली पर ऋणावेश, और दोनों के मिलने से डिस्चार्ज से बिजली कड़कने की घटना होती है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में किस राज्य की उत्तरी सीमा है? तो मैकमोहन रेखा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर मैकमोहन रेखा का सीमा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। हालांकि भारत और चीन के बीच आप लोग को पता होगा कि मैकमोहन के अलावा जो है, जो 1962 के युद्ध के बाद एक और लाइन खींचा गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मैकमोहन रेखा के साथ साथ एलएसी भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। और भारत और चीन के बीच सीमा का जो क्षेत्र है अभी भी काफ़ी विवादित है। जैसा कि आप 2-3 साल पहले आप सुने होंगे कि हम लोग का चीन के साथ झड़प भी हो रहा था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है, किस राज्य की सीमा तक खींची गई है? तो अंत में तो अरुणाचल प्रदेश ही है। तो अरुणाचल प्रदेश तक खींचा गया है। और इस सीमा का निर्धारण जो है 3 जुलाई 1914 को शिमला समझौता से हुआ था। और इसका कुल लंबाई 890 किलोमीटर है। इसकी सबसे उत्तरी सीमा अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेवार है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो मौसम विभाग ही इसका आंसर होगा, क्योंकि मौसम का रिपोर्ट तैयार करना है। तो मौसम विभाग का स्थापना 15 जनवरी 1875 को कोलकाता में हुआ था। और जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि इसको पुणे शिफ्ट किया गया, लेकिन ये डाटा थोड़ा आप लोग चेंज कर लीजिएगा। 1928 में इसका मुख्यालय पुणे ले जाया गया था। 1944 में तो इसको फिर शिफ्ट करके नई दिल्ली ले जाया गया था। तो इसका अंत में नई दिल्ली ही होगा। 1944 में जो ये पुणे है, इसको आप लोग 1928 कर लेंगे तो बेहतर होगा। वैज्ञानिक और क्षेत्रों का संबंध चुनने के लिए कहा जा रहा है। विक्रम साराभाई अणुवैज्ञानिक तो नहीं थे, इनका योगदान तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनको तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात इनको अणुवैज्ञानिक या परमाणु वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो इसका
भी मिला हुआ गलत है। वेंकटरमन रामकृष्णन जीव विज्ञानी, ये सही है। होमी जहांगीर भाभा, ये भी तो परमाणु वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर अंतरिक्ष है, तो यहाँ पर तो एक ही सही है, इसका आंसर 3 होना चाहिए। और एक बार यहाँ पर मिला लीजिएगा, यहाँ पर 1 और 4 दिया है, गलत सुमेलित है, नहीं 1 और 4 के अलावा इसमें 2 भी गलत सुमेलित है। तो वैसे तो यहाँ पर इसका आंसर 3 होगा। हाल ही में रानी की बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानी का बाव जो है आप लोगों को पता होगा कि गुजरात में है, और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती, जो सोलंकी वंश की थी, अपने पति भीमदेव की याद में करवाई थी, और जिस जगह करवाई थी वो गुजरात का पाटन जगह है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि बाव मतलब बावड़ी, इसके नीचे जो है पानी कुएं के जैसा जमा होता है, और इससे उतर के जहाँ तक ये सीढ़ी है, सीढ़ियों से उतर के लोग नीचे जा सकते हैं, यहाँ के जो है ना पानी तक पहुँच सकते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? तो उसका आंसर होगा रोम। इसका सही उत्तर रोम है। इसको शाश्वत शहर कहा जाता है, बहुत प्राचीन शहर है, आज तक बरकरार है, लेकिन कहा जाता है कि एक बार नीरो जो है बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो ये तो खैर कहावत के तौर पर है, ऐसे ऐतिहासिक कुछ संदर्भ भी मिलते हैं कि उस समय नीरो के टाइम में रोम को किसी क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ था आग लगने से। भौगोलिक कारण जो है, क्योंकि 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो 7 पहाड़ियों का शहर इसको कहेंगे, इसी कारण से है ना रोम को। भारतीय ध्वज का खाका बनाया था कौन? इसका आंसर तो होगा पिंगली वेंकैया, और उनके द्वारा बनाया गया था 1921 में, कहाँ? विजयवाड़ा में। और बनाने के बाद किसको प्रस्तुत किए थे? महात्मा गांधी को। उस समय झंडे में कौन कौन रंग था? लाल ही था, केसरिया तो बाद में जोड़ा गया, लाल या केसरिया लाल रंग होगा जो कि हिंदू का प्रतीक था, और हरा जो है मुसलमान का। और संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। नीचे भौम जल स्तर के अक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें कैसे जो है क्षय उसका हो रहा है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगा तो लोग ज़्यादा पानी उपयोग करेंगे अपने निजी ज़रूरत के लिए। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि से होगा, क्योंकि उद्योगों को बड़े पैमाने पर पानी चाहिए। हालाँकि औद्योगिक गतिविधियों में आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा पानी ताप विद्युत जो होता है उसको ज़रूरत पड़ता है। कृषि गतिविधियों में भी तो आपको पता होगा कि सिंचाई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो है वाटर सेट से जो नलकूप होते हैं उससे पानी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी। इसका आंसर हम लोग फर्स्ट लेंगे। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट, वुमेन हेल्थ गैप रिपोर्ट जो होता है, इसको जारी करने का काम करता है विश्व आर्थिक मंच। और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा महिला के स्वास्थ्य में जो गैप मौजूद है उसको कम करना, मतलब कि पुरुषों का स्वास्थ्य जो है महिलाओं के मुकाबले बेहतर है, और अगर देखा जाए तो पुरुष के यहाँ पर नीचे भी आप देखिए, पुरुष की तुलना में महिलाओं का स्वास्थ्य 50% अधिक खराब है, मतलब जैसा देखा गया है। तो ये जो अंतर है, समझे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं महिला स्वास्थ्य अंतर, तो इस अंतर को 2040 तक कम करने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करना पड़ेगा। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट जारी किया जाता है। जेडी वेंस 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला बन गई हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर इसका आंसर होगा उषा वेंस। आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, और इसके उदाहरण है मेलानिया ट्रम्प, जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बीवी हैं। और उपराष्ट्रपति की जो पत्नी होती है उनको सेकंड लेडी कहा जाता है, जो कि उषा चिलुकुरी हैं, और भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमेरिका की दूसरी महिला वो हैं। और यहाँ पर उषा चिलुकुरी वेंस इनका पूरा नाम है। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना 19 जनवरी 2006 को किया गया था, और अगर देखा जाए इस लिहाज से तो इसका 20वां स्थापना दिवस होगा, अगर 2025 में 19 जनवरी 2025 को देखा जाए तो।
21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 3 राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इनका 53वां स्थापना दिवस था, क्योंकि इसका स्थापना 21 इन 3 राज्यों का स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के 1971 के द्वारा, और इसका इस तरीके से 53वां स्थापना दिवस होगा। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो-खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी? अब ये काफी प्रशंसनीय बात है कि भारत जो है पुरुष वर्ग में भी और महिला दोनों वर्ग में विजेता बना खो-खो में, और दोनों में हराया किसको? नेपाल को। तो दोनों का यानी कि खो-खो में पुरुष विश्व कप और महिला विश्व कप दोनों का विजेता वर्तमान में भारत है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? देखिए, पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने का तो निर्णय शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया था, और 2017 में ही हटने का घोषणा किया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि इससे जो है अमेरिका के साथ अन्याय हो रहा है। यानी कि इस पेरिस जलवायु समझौते से आप एक बात समझ सकते हैं कि इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना था, और अमेरिका एक बड़ा औद्योगिक देश है, तो वहाँ बहुत सारे कल कारखाने, फैक्ट्री या परिवहन के साधन ये सब ज़्यादा उन्नत हैं, तो उनके यहाँ ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अधिक होता है। और अगर पेरिस जलवायु समझौता में यही था कि विकसित देशों को जो है अपने ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कटौती करना था, लेकिन अगर कटौती करेंगे तो फिर उत्पादन कैसे होगा? उद्योग को भी जो है उद्योग को कमी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा 2017 में जो है पेरिस जलवायु समझौते से हटने का घोषणा किया गया, लेकिन बाद में जब वो जो बाइडेन से चुनाव हार गए और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो फिर से वो पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गए थे, लेकिन 2025 में दोबारा ट्रंप जो है उससे बाहर आने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया। और इस पहले के हिसाब से देखा जाए तो उत्सर्जन अमेरिका को कम करना था, लेकिन अगर वो समझौते से बाहर हुआ है तो 2030 तक 3% तक बढ़ सकता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये होगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा जो है कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया गया है। तो केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। यानी कि KSDMA जो कि है उसके द्वारा जो है कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया गया है, और इसमें इसको सहयोग मिला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक का। और इसमें क्या है कि आपदा के समय सायरन बजता है, SMS से आपको सूचित किया जाता है, और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी डाली जाती है। तो ये तीनों जो व्यवस्था है इस आपदा को रोकने के लिए लोगों को पहले सूचना देने से संबंधित है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये जो होगा अनुजा जो लघु फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए नामांकित किया गया है 97वां ऑस्कर जो समारोह था 2025 का उसमें। और इस फिल्म का विषय है कि अनुजा एक 9 वर्षीय लड़की की कहानी है जो दिल्ली के गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो कटरा और रियासी शब्द आ गए तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, और इसका उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को PM मोदी द्वारा किया गया। और ये ब्रिज है रियासी से कटरा के बीच अंजी नदी पर है, और इसका लंबाई 725 मीटर है और 273 किलोमीटर प्रति घंटा के हवा की गति को सहने में सक्षम है, यानी कि उसको टॉलरेट कर सकता है। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो इनके PM मोदी के द्वारा जो है विशाखापत्तनम के पुदीमटका में रखा गया। और भारत का नेट जीरो जो उत्सर्जन का लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैसों का 2070 तक भारत ग्रीन हाउस गैसों का जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखता है। तो अगर देखा जाए तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी गई थी। तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? जैसा कि बहुत असाधारण प्रश्न है, इसका आंसर होगा BCG। और ये टीका जो है BCG का इसका खोज
बेस इसको बीसीजी का फुल फॉर्म देखें तो बेसिलस कैलमेटिक गुरियन होता है। इसका खोज 1921 में किया गया था। 2 वैज्ञानिकों के द्वारा, जो फ्रांस के थे, एल्बर्ट कैलमेटे और कैमिलो गुरियन के द्वारा कहाँ, पेरिस में किया गया था। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? संक्रामक रोग वो होते हैं जो वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, परजीवी से, जो है ना, एक परजीवी से फैलते हैं। तो जैसे कि फाइलेरिया है, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है संक्रामक रोग है। तो इसमें से प्रोटोजोआ, कृमि, विषाणु, इसमें सभी आंसर होगा। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में कौन सा ऐसा इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया है? तो आप लोग जानते हो कि आवृत्ति का जो एसआई इकाई होता है, आवृत्ति जो n बराबर 1/t होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। और एसआई मात्रक हर्ट्ज, इसका जो है शुरुआत 1930 में किया गया था। तो इसमें आंसर होगा आवृत्ति। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो कहलाती है, तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु। थक्का बनने की प्रक्रिया में आप जानते हो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलता है तो थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन और जब फाइब्रिनोजन मिलता है तो फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन और रक्त की कोशिकाएं ब्लड सेल्स के बजाय यहाँ पर प्लेटलेट्स अगर मिलेगा, यहाँ पर होना चाहिए प्लेटलेट्स, अगर ये मिलता है तो रक्त का थक्का बनता है। तो लेकिन इसमें विटामिन के भी रक्त के थक्का बनाने में भूमिका अदा करता है। तो विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने का काम करता है। तो रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स का बड़ा भूमिका है। यहाँ पर रक्त कोशिकाएं दे दिया है, लेकिन आप इसको प्लेटलेट्स ही समझिए, प्लेटलेट्स यहाँ पर रिजेक्ट होगा। खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं। अब जस्ता जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है और टीन बहुत कम अभिक्रियाशील है। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि जो कोटिंग यहाँ पर है वो टीन का कोटिंग है। तो इसलिए कि जस्ता बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, वो अम्ल से, क्षार से क्रिया कर सकता है। और लेकिन टीन जो है भोजन में मौजूद अम्ल से क्रिया नहीं करता है और भोजन को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। इसका मतलब होगा कि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अवतल लेंस में के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद निकलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। अगर मान लीजिए कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाला जो प्रकाश का किरण है, यहाँ पर अगर अपवर्तित होता है तो ये प्रधान अक्ष का जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर हो जाएगा दोनों। तो इस लिहाज से इसका आंसर 1 होगा। कोशिका के शक्ति गृह के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। इसको पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। यहाँ पर ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण, अर्थात C6H12O6 ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। साथ में आपको पता होगा कि 36 ATP एनर्जी निकलता है। तो कोशिका का शक्ति गृह यहाँ पर हो जाएगा सूत्रकनिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकनिका कहा जाता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा अंगों का संलयन होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज। जैसा कि आप लोग को जानते होंगे कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा होते हैं। नर के द्वारा जो है स्पर्म स्रावित किया जाता है और मादा के द्वारा जो है अंडाणु। ये दोनों जो है मिल जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में आप लोग को पता होगा कि निषेचन होता है। निषेचन के बाद जो है जाइगोट बनता है और यही जाइगोट बाद में जाके भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। तो पूछा है कि यहाँ पर नर और मादा युग्मकों का, गैमेट्स का जब संलयन होता है तो उससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन है? दांत की परत। दांत की परत, जिसका हम लोग बोलते हैं एनेमल, जिसका महुआ स्केल पर कठोरता कितना है? 5। हीरा का कठोरता है 10, स्टील का 6.5 और नाखून का 2.5। यानी कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो एनेमल होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से अर्थात Ca3PO4 का होल 2 इससे बना होता है। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेगी? अगर हवा से प्रकाश की किरणें ये अभिलंब है तो इसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि ऐसे मुड़ जाएगी, अर्थात अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ से इसका आंसर लेंगे अभिलंब की ओर। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है।
यानी कि आप जानिए कि पृथ्वी की सतह का नीचे का जो गर्मी है, जियोथर्मल एनर्जी, इससे अगर पानी गर्म हो और वो उच्च दाब पर भाप में बदल जाए, तो आप ये समझिए कि भाप की शक्ति का उपयोग करके टरबाइन को घुमा सकते हैं और इसका उपयोग जो है डायनेमो से जोड़ के, जनरेटर से जोड़ के बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यही है कि इससे जो भाप उत्पन्न हो रहा है, जैसे देखिए कि यहाँ पर भाप और स्टीम है, इस प्रकार से जो है आप ये समझिए कि भाप जो है इस प्रकार से इससे गुजर रहा है और यहाँ से वाटर बन के नीचे फिर दोबारा पानी यहाँ पर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 3। बहुत ही कम समय में अचानक में किसी वीडियो या फोटो के लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है? वायरल बोला जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि अनेक बार अनेक स्थानों पर कुछ लोग वायरल हो जाते हैं या अपने कुछ स्टेटमेंट से या अपने गतिविधि से वायरल हो जाते हैं। जैसे कि हाल में तुम लोग देखा होगा कि कुंभ मेला के समय जो है एक लड़की थी जो अपने आँख के कलर के वजह से, रंग की वजह से वायरल हो गई थी, जिसका मोनालिसा नाम था। एक आईआईटीएन बाबा थे, वो भी काफ़ी वायरल हो रहे थे। तो यही है कि कम समय में जो है वो इस प्रकार से चर्चा में आने वाले लोग वायरल हो जाते हैं। मनुष्य में आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अगर आपके त्वचा पर पसीना होगा, अर्थात शरीर से निकलने वाला गर्म पानी होगा, लेकिन अगर वायुमंडल में पहले से पानी के कण मौजूद होंगे, तो ये पानी जो है वायुमंडल में वाष्पित नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो इसके कारण आपको चिपचिपाहट और बेचैनी होगी। यानी कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में द्वारा तय दूरी और द्वारा तय दूरी के अनुपात में होता है। इसका आंसर तो होना चाहिए, क्वेश्चन संपूर्ण रूप से वो सही नहीं छपा हुआ है। वैसे सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में तय दूरी और दूरी का अनुपात से, यहाँ तो प्रयास और भार, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका उत्तर जो है आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ये समझिए कि प्रयास द्वारा जो तय की गई दूरी है और भार होता है बटा में, तो वेलोसिटी रेशियो में नीचे भार लेते हैं, तो इसमें इसका आंसर जो होगा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी, इस लिहाज से इसका आंसर 1 होगा। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल आप लोग को पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो इसमें देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि शुक्र के वायुमंडल में कौन सा अम्ल सर्वाधिक मौजूद है, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं, क्लाउड्स हैं, जिसके कारण आपको पता होगा कि सौर मंडल का सबसे जहरीला ग्रह है शुक्र। और शुक्र के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। निम्न में किस वसा अम्ल के साबुन नहीं बनता है? तो इसमें तो सभी वसा अम्ल के साबुन बनेंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्यूटरिक अम्ल। तो स्टेरिक अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल और ओलेइक अम्ल। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो वनस्पति तेल होते हैं, उन्हीं तेलों में ही ये मौजूद होते हैं हम। तो वनस्पति तेल और इसके साथ हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तब प्रतिक्रिया के बाद साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो साबुन और ग्लिसरॉल जो है इसी से बनता है। तो इसमें इन तीनों का उपयोग तो साबुन को बनाने में कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटरिक अम्ल का उपयोग नहीं होता है। क्षार का रंग कैसा होता है? तो इसमें विकल्प देखना होगा कि क्षार किसके साथ कैसा रंग देगा। जैसा कि आपको पता है कि जो फिनॉल नेपथलीन है के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। तो इसका आंसर यहाँ पर 2 होगा, गुलाबी है और फिनॉल फथलीन के साथ और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला है। मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है, वो होगा एक्टिन, अर्थात इसका आंसर 3 होगा। तो एक्टिन का भूमिका है कॉन्ट्रैक्शन और मोशन में। बैसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो किस प्रकार के होते हैं? तो बैसिली जो जीवाणु होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा
कि छड़नुमा होता है, छड़ जैसे बैसिली जीवाणु इस प्रकार से होता है। गोलाकार जो होता है उसको कोकस कहते हैं, इसको विब्रियो बोलते हैं और इसको स्पाइरल बोलते हैं, जो इस प्रकार से होता है। तो जो जीवाणु होते हैं वो 4 आकार के होते हैं, स्पाइरली, विब्रियो, कोकस और बैसिली। निमोनिया की सूजन का कारण होता है। निमोनिया से कहाँ सूजन होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा है, तो फेफड़ों में संक्रमण और सूजन होगा। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सीय चिकित्सक, इसको बोला जाता है पेडियाट्रिशियन। जियोलॉजिस्ट भूगर्भ शास्त्री होता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका संबंधी रोग विशेषज्ञ। तो जियोलॉजिस्ट भूगर्भ शास्त्री, पेडियाट्रिशियन बच्चों की बीमारी का विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका संबंधी रोग विशेषज्ञ होते हैं। हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है? वो देता है कंकाल तंत्र। कंकाल ही वो ढांचा होता है, हड्डी जिस पर मांसपेशियां होती है आधारित, और इन्हीं हड्डियों से पूरा शरीर का एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि 200 पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती है। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क का 3 भाग होता है। सबसे आगे कागर मस्तिष्क, जिसके भी 3 भाग होते हैं। सेरेब्रम जो याददाश्त, तर्क, लॉजिक, बुद्धिमत्ता, इसका केंद्र होता है। थैलेमस जो भी संवेदना होती है, प्रेरित करने वाली होती है चीजें होती है, वो सब थैलेमस के हिस्से से जुड़ी है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और ताप। मध्य जो मस्तिष्क है उसमें दृष्टि और श्रवण इस तरह से, यानी कि देखने और सुनने के कार्य या गतिविधि प्रभावित होते हैं। पश्च मस्तिष्क में सेरेबेलम जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और फिर मेडुला जैसे सांस है, ब्लड प्रेशर, अनैच्छिक क्रिया, इन सब में इनका भूमिका है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसा कि तुम लोग देखा होगा कि यहाँ पर श्वसन के बारे में 2 कथन यहाँ पर दिया हुआ था, और यहाँ पर वो अंकित नहीं हो पाया है। तो जैसे कि पहला कथन जो है, यहाँ पर ये होना चाहिए कि सभी जीव भोजन से ऊर्जा पाने के लिए श्वसन करते हैं। और कथन 2 में श्वसन ऑक्सीजन में ही हो सकता है, ऑक्सीजन में ही हो सकता है, ये दूसरा कथन था, ये कथन 2 है। तो श्वसन का जो प्रकार होता है, आप ऐसे समझिए कि सभी जीव भोजन से ऊर्जा पाने के लिए श्वसन करते हैं, तो ये तो सही है। और लेकिन 2 अगर देखा जाए तो श्वसन O2 में ही हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन में ही, बिना O2 के भी श्वसन होता है, जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, और इस दौरान शरीर में लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल अंततः बनता है, तो यह गलत है। हाँ, एरोबिक जो श्वसन होंगे उसमें तो ऑक्सीजन चाहिए। तो श्वसन सिर्फ एरोबिक नहीं, एनारोबिक भी होते हैं जो बिना O2 के होते हैं। इसका मतलब कि इसका कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। इनमें कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। प्लाज्मोडियम तुम लोग जानता है कि इसके कारण मलेरिया होता है, और दस्त जो है एंटमीबा हिस्टोलिका से होता है, ये भी प्रोटोजोआ है। अर्थात ये दोनों जो है, मलेरिया और दस्त जो है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। तो चलिए, आज का 75 सवाल का सॉल्यूशन आप लोग देखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सभी को ध्यान में रखिएगा जो भी तथ्य आज हम यहाँ डिस्कस किए हैं। थैंक यू।